गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप पिछली वीडियो को भी देखे होंगे और उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। उस कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जो कक्षा 8 का चैप्टर 3 यानी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं। पिछले कक्षा में हमने देखा था कि मैंने जैसे बताया था कि एक वायरस भी एक प्रकार का यानी जो विषाणु है वो भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी के रूप में भी कभी कभी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है। तो आइए कल शुरू करते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने जितने भी मित्र के रोल में हमारे सूक्ष्म जीव थे, यानी वैसे सूक्ष्म जीव जो हमारे दैनिक जिंदगी में हमेशा सहायता प्रदान करते हैं, हमारे चीज़ों को उत्पादन में, हमारे खाद्य प्रसंस्करण में, हमारे मिठाइयों को औषधि में, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जो सहयोग प्रदान करते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने बातचीत किया था। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत, उनके शत्रु यानी कि ऐसे कार्य जो हमारे सूक्ष्म जीवों द्वारा किए जाते हैं और वो हमें हानि पहुंचाते हैं, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को दैनिक जिंदगी में परेशानी और बीमारियां पैदा करती हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उसे हम लोग रोगाणु कहते हैं। और आप देखे होंगे कि ये रोगाणु बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, जैसे क्षय रोग यानी टीबी, चिकन पॉक्स, सर्दी जुकाम, हैजा, इन सभी के पीछे उनका हाथ रहता है, उनका कारण रहता है। आपको पता हो कि सर्दी जुकाम विश्व में सबसे ज़्यादा फैलने वाला बीमारी है, यानी संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य व्यक्ति की तरफ शरीर में प्रवेश करे। और ये अक्सर फैलता कैसे है? वायु से, भोजन से, जल से, शारीरिक संपर्क से इत्यादि। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर वर्ष हमारे देश में तकरीबन 10 लाख लोग टीबी यानी जो क्षय रोग है उससे ग्रसित होते हैं। वैसे इसका उपचार औषधि भारत में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ये होता है। और ये बीमारी किससे फैलती है? वायु से फैलती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जीवाणु है जिनसे ये चीज़ फैलता है और ये फेफड़े को बहुत ही ज़्यादा असर दिखाता है और जो बीमारी है वो फेफड़े से लगा होता है। इसके अलावा हमारे घरेलू जीव जंतु यानी मक्खी मच्छर भी हमें रोगवाहक का काम करते हैं, जो बीमारियों को ले जाने का काम करते हैं एक पीड़ित से स्वस्थ मनुष्य की ओर। जैसे कि आप देखे होंगे कि मादा एनोफिलीज मच्छर ये मलेरिया के रोगवाहक को ले जाने का काम करते हैं, या मादा एडिस मच्छर जो डेंगू बीमारी के ले जाने में सहायता प्रदान करता है। इन सभी को भी बहुत अत्यधिक रोल है। यहाँ में बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैसे आपने सिंकोना एक पौधा होता है जो उसके अगर छाल को काट कर उसका औषधि बनाया जाता है, कुनैन भी हिंदी में इसे कहा जाता है। ये मलेरिया का एक बहुत ही सार्थक और कारगर दवा है। इसके अलावा गिलोय संभवतः आप लोगों ने सुना हो, या फिर दूसरा एक लोकल बोलचाल की भाषा में उसे गुरीच भी कहा जाता है। इसके पत्ते के रस को भी हम लोग मलेरिया और डेंगू दोनों ही बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, मैंने एक बहुत अच्छा चार्ट बना के रखा हुआ है जिससे आप आसानी से समझ सकें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चार्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखें, नोट कर लें, क्योंकि आगामी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसमें आपने देखे मैंने चार्ट को 3 कैटेगरी में बांट रखा है, यानी वो बीमारी का नाम, दूसरा वो किससे होता है, और तीसरा वो कैसे फैलता है। पहले नंबर पे क्षय रोग यानी टीबी, ये किससे होता है? जीवाणु से। जैसा कि आपको अभी मैंने बता रहा था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के वो जीवाणु है, और ये फैलता कैसे है? वायु से। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के द्वारा चला जाता है। दूसरा खसरा एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है, और ये वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, कम्युनिकेट कर जाता है। चिकन पॉक्स ये भी एक विषाणु से होता है। ये वायु से तो होता ही है, साथ में हमें शारीरिक संपर्क पीड़ित व्यक्ति के शरीर से सट कर अगर हम बैठे हुए हैं तो उसमें भी ज़्यादा फैलने का एक चांसेस रहता है। पोलियो ये भी एक विषाणु से होता है। ये वायु और जल, ध्यान रखिएगा, ये वायु और जल दोनों तरह से फैलता है। इसके बाद आया हैजा एक जीवाणु से होता है। ये जल यानी दूषित जल और दूषित भोजन दोनों इसके कारण होते हैं।
दूषित जल और दूषित भोजन दोनों ही इसके कारण होते हैं इस बीमारी के फैलने के। अब अंत में आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है और ये जल के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे जाते हैं। अंत में आया मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जो मच्छर, जैसा कि अभी आप लोगों में बता रहा था कि मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाता है और ये बीमारी करता है। ये सब हमें जीवों में होते हैं, मनुष्यों में ज़्यादातर ये देखा जाता है। लेकिन हम अगर अपने जानवरों को देखें तो जानवरों में भी बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो सूक्ष्म जीव के द्वारा पैदा किए जाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ 2 उदाहरण आप लोगों के लिए रख छोड़ा है, एक है एंथ्रेक्स और दूसरा है बोवेन। एंथ्रेक्स और बोवेन। एंथ्रेक्स बहुत ही घातक बीमारी की श्रेणी में आता है, इसलिए मैंने इनका यहाँ पे चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है जो मनुष्यों में और जानवरों दोनों में पाया जाता है। एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है सूक्ष्म जीव के द्वारा, ये एक बैक्टीरिया है जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये मनुष्यों में भी और जानवरों में दोनों में पाया जाता है, जिसके कारण रॉबर्ट कोच को 1876 में रॉबर्ट कोच ने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया का खोज किया, एक जीवाणु का खोज किया जो इस बीमारी को पैदा करता था। इसके अलावा हम लोग तो देखें मनुष्यों में, जानवरों में। अब आते हैं कुछ पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में हम देखेंगे कि नींबू कैंकर यानी साइट्रस कैंकर अगर अंग्रेजी में आप देखें, गेहूं की रस्ट, व्हीट ऑफ रस्ट, भिंडी की पेट और रेड रॉट ऑफ गन्ना यानी रेड रॉट ऑफ शुगर के, ये जीवाणु द्वारा, ये कवक, ये वायरस और ये कवक के द्वारा, इन सभी के जो सूक्ष्म जीवों के नाम है ये आपको कुछ कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ वर्ग 8 के लिए आपके लिए इतनी तक के लिए लाभदायक है और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके परीक्षा में इसी स्तर से पूछा जाएगा। इसके अलावा हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये जो जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये और भी, जैसे आप आजकल देखे होंगे पैकेट में दूध आता है, बहुत तरह के खाद्य पदार्थ है, इन सभी को खाद्य प्रसंस्करण करके भेजा जाता है, यानी पैकिंग से पहले इनमें एक विशेष प्रकार के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव यानी जो सूक्ष्म जीवों को पैदा नहीं होने दे। और ये प्रिजर्वेटिव के रूप में किनका इस्तेमाल करते हैं? नमक का, चीनी का और भी बहुत तरह के इत्यादि रसायन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये सभी चीज़ जो भी हमारे रसायन सब हैं, ये सब क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, पैदा नहीं होने देते हैं, उसके मारने का काम करते हैं, जिसके कारण ये आसानी से नहीं हो सकता है। यहाँ मैं लुई पाश्चर का जरूर मैं वर्णन करना चाहूँगा कि लुई पाश्चर ने पेस्चराइजेशन एक विधि का वर्णन किया था। इस विधि के तहत अगर दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान दीजिएगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर 16 सेकंड तक उबाला जाए, 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक 16 सेकंड तक उबाला जाए और तुरंत उसे ठंडा कर दिया जाए, तो उसमें पाए जाने वाले सारे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और उसे आसानी से पैक करके बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। यहाँ आश्चर्य इस बात का है कि उस दूध को आप बिना उबाले भी पी सकते हैं, वो उसमें कोई भी हानि नहीं होता है। सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जिंदगी में हर जगह पाए जाते हैं। वो ज्वालामुखी में पाए जाते हैं, वो बर्फ़ में पाए जाते हैं, वो ठंडा में, सर्दी में, मनुष्यों के शरीर से बाहर और मनुष्यों के शरीर के अंदर भी। इकोलाई जब उचित कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमें पेड़ पौधे, कभी आपने दलहन पेड़ पौधा यानी चना और मटर के पेड़ पौधा को कभी मौका मिले तो ज़रूर उखाड़ के उसको देखेंगे तो आपको उसके जड़ में गुठली नुमा गांठ नज़र आएगा और उसके अंदर पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है, जो हमारे पेड़ वातावरण का जो मुक्त नाइट्रोजन है, आपको पता होगा कि हमारे वातावरण में वायु में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। लेकिन इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ पौधे आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने लायक कौन बनाता है? वो राइजोबियम बैक्टीरियम बनाता है और उसे नाइट्रेट में बदलकर हमारे पेड़ पौधे के द्वारा इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत हद तक ये जो त्वरित चालक है, यानी जब
बारिश होने से पहले जब बिजली कड़कती है उसमें भी बहुत सारा वातावरण के जो मुक्त नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल के मिट्टियों में लग जाते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं और इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। उसी पेड़ पौधे के अनाज को जब हम खाते हैं तो वो नाइट्रोजन हमारे शरीर में आ जाता है, जो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन वगैरह बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी सूक्ष्म जीव हर जगह हैं, कुछ हमारे शत्रु हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, लेकिन आप उनसे हटकर नहीं रह सकते हैं। यहाँ आप बिल्कुल ध्यान दें कि जो शत्रु हैं उनका बचाव जरूरी है, उनसे बचकर रहना जरूरी है, और जो मित्र हैं उनको रखना अपने साथ जरूरी है। यहाँ इस पूरी कक्षा में इसके अलावा आप ये जो नोट्स हैं इन्हें ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आगे के कक्षाओं के लिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का एक नोट तैयार कर लेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।